आगे तो बाकी पब्लिक के लिए कोई मैटर नहीं करता कि हम इंस्पेक्शन करते हैं, सुपरविजन करते हैं बैंक्स का। पब्लिक को चाहिए करेंसी या कॉइन्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम शुरू करने से पहले थोड़ा सा ये देखते हैं कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है, या आप क्या समझते हैं करेंसी मैनेजमेंट से, या आरबीआई का क्या काम आपको लगता है कि हम आरओ लेवल पे या सेंट्रल ऑफिस के लेवल पे करते हैं एज अ करेंसी मैनेजमेंट। आपको मतलब क्या लगता है, क्या करते हैं? सर्कुलेशन करते हैं करेंसी का, रिक्वायरमेंट का असेसमेंट, उसका प्रोडक्शन, फिर सर्कुलेशन एंड देन जो नोट्स डिस्ट्रैक्शन या उनका वो डिस्ट्रॉय करना है, तो का पूरा डिस्ट्रैक्शन नोट के प्रोडक्शन से लेकर डिस्ट्रैक्शन तक जो भी सारी एक्टिविटीज होती है वो करेंसी मैनेजमेंट में आता है। नोट के अलावा हम कॉइन्स भी करते हैं, लेकिन कॉइन्स का तो आपको पता हो, कॉइन्स प्रोडक्शन कौन करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सेंट्रल गवर्नमेंट है ना। कॉइन्स और 1 रुपी नोट जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, हम सिर्फ इंडिकेटर है। तो यहाँ पे जो करेंसी मैनेजमेंट का फंक्शन है वो इश्यू डिपार्टमेंट देखता है। इश्यू डिपार्टमेंट के साथ में जो मेजॉरिटी ऑफ रीजनल ऑफिस है वहाँ पे कैश डिपार्टमेंट पाएंगे, जहाँ पे जो प्रैक्टिकल काम होता है वो सारा कैश डिपार्टमेंट में होता है। सारे वॉल्ट वगैरह जो भी होता है वो हम डिस्कस करेंगे, क्या वॉल्ट होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, क्यों रखे जाते हैं। और बाकी जो गवर्नमेंट से टैली करना, या जहाँ से कॉइन्स हमारे पास आते हैं या नोट्स हमारे पास आते हैं मिंट से वगैरह से, उनसे जो टैली करना, टाइप करना, या उनसे जो कोऑर्डिनेशन का काम है वो इश्यू डिपार्टमेंट करता है। कितना नोट आएगा, कहाँ से आएगा, कहाँ जाना है, ठीक है। तो इसमें भी हमारे पास एज अ करेंसी मैनेजमेंट में भी हमारे पास 2-3 चीज़ें होती हैं। मतलब सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि हमें करेंसी मतलब प्रोडक्शन के अलावा भी, जैसे रीजनल ऑफिस पर तो आपको पता है कि इश्यू डिपार्टमेंट होगा, सेंट्रल ऑफिस में होगा डीसीएम, डिपार्टमेंट ऑफ करेंसी मैनेजमेंट। डीसीएम का मैं पहले थोड़ा सा थियरी और ये बता देता हूँ शॉर्ट में, फिर हम पीपीटी की तरफ करते हैं। तो डीसीएम क्या करता है, वो सेंट्रल ऑफिस और सेंट्रल गवर्नमेंट, इसके बेसिस पे हमारे कुछ अलग अलग गाइडलाइंस होती हैं, कुछ हमारे पैरामीटर्स है जिसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि कितना नोट हमें प्रिंट करना है। इसमें एक क्वेश्चन जो कॉमन है सबके लिए कि हम गरीबी हटाने के लिए अनलिमिटेड नोट क्यों प्रिंट नहीं करते हैं? अगर प्रिंट करने की पावर है तो फिर अनलिमिटेड क्यों नहीं करते हैं? ऐसा ही क्यों है कि फिक्स्ड ही प्रिंट करते हैं लोग? इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। ये सबको थोड़ा सा क्लियर है कि अगर मान लीजिए आज मेरे पास 1 लाख है, किसी के पास 10 लाख है, किसी के पास 2 लाख है, इस तरह से हमारे पास इनकम अलग अलग है, ठीक है। अगर मैं अनलिमिटेड मनी प्रिंट कर दूँगा या सबको 10-10 करोड़ बांट दे, तो भी रेशियो तो वही ना, मेरे पास 10 करोड़ 1 लाख, किसी का 10 करोड़ 2 लाख, किसी का 10 करोड़। तो इससे होगा क्या, इन्फ्लेशन पे इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए सारी वर्ल्ड गवर्नमेंट, वर्ल्ड बैंक्स, सब जगह पे एक मॉडल एक्सेप्ट किया हुआ है सभी लोगों ने, सभी कंट्रीज ने, कि एक पर्टिकुलर रेशियो है जिसके उस रेशियो के अंदर हम नोट्स का प्रिंटिंग करते हैं। कि आपके पास गोल्ड कितना है, आपके पास कंट्री के पास एज अ होल कंट्री आपके पास गोल्ड कितना है, एसेट कितना है, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि कितना नोट प्रिंट करना है। जब अभी हमारे पास सबसे लोएस्ट डिनोमिनेशन का नोट कौन सा चल रहा है? 1 रुपये का। सबसे छोटा नोट कौन सा अभी? 1 रुपये का। सबसे बड़ा नोट कौन सा अभी? 2000 का। 2000 का लीगल टेंडर है, ठीक है। और कॉइन्स में 20 का। सबसे हाईएस्ट तो 20 का, सबसे लोएस्ट 50 पैसा, 1 रुपया, 25 पैसा। कौन सा है कॉइन्स? 1 रुपये। लीगल टेंडर में सबसे छोटा कौन है? 1 रुपये। 50 25 पैसा वाला लीगल टेंडर बंद हो चुका है। अच्छा 50 पैसा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं इसमें। जैसे कि हमने बताया सेंट्रल ऑफिस लेवल पे जो डीसीएम है यानी डिपार्टमेंट ऑफ करेंसी मैनेजमेंट है, उसके कुछ रूल्स हैं। तो जैसे आपने देखा कि हर 4-5 साल में आप देख रहे हैं कि नोट की डिज़ाइन हम चेंज कर रहे हैं। पहले भी अलग था, फिर 2016 में महात्मा गांधी सीरीज नोट आए, फिर लास्ट में अभी हमने जो ये अलग अलग कलर्स के अलग अलग डिज़ाइन के नोट निकाले। ये डिज़ाइनिंग ऑफ बैंक नोट्स जो डिसाइड होता है वो सेंट्रल ऑफिस को होता है। डिज़ाइन क्यों चेंज करते हैं? डिफरेंशिएशन। डुप्लीकेशन या काउंटरफीटिंग या फोर्जरी से बचने के लिए। सबने फर्जी तो देखा होगा, यस। तो उसमें पता चलता है कि कैसे वो सिक्योरिटी फीचर्स वगैरह कॉपी करते हैं।
तो उसी चीज़ से बचने के लिए हम उनसे एक कदम आगे रहते हैं कि हर साल या नहीं, हर 4-5 साल में कुछ नए फीचर्स ऐड करेंगे, हर 5-10 साल में नोट का डिज़ाइन चेंज करेंगे, कलर चेंज करेंगे, ताकि उनके लिए भी मुश्किल हो। ठीक है, सेंट्रल ऑफिस और क्या करना है, फोरकास्ट द डिमांड ऑफ नोट्स एंड कॉइन्स, यानी कितना नोट प्रिंट करना है, कितना नोट डिस्ट्रॉय करना है, कितना प्रिंट करना है, ये डिसाइड करना है। डिस्ट्रीब्यूशन करता है, विड्रॉ करता है, और एक हमारा नोट रिफंड रूल्स है 2019 में अपडेट वाला नोट रिफंड रूल्स। इसमें ये होता है कटे फटे नोट जो होते हैं आपके यूटिलिटेड नोट जिसे कहते हैं, पुराने नोट होते हैं, 2 पीस नोट, 3 पीस नोट, उसकी कितनी वैल्यू दी जाती है, उसको कैसे एक्सचेंज करते हैं, कहाँ एक्सचेंज करते हैं, एजुकेशन वो नोट रिफंड रूल्स में आता है। नेक्स्ट है रैशनलाइज द वर्क सिस्टम एट इश्यू ऑफिस और पॉलिसी फॉर्मुलेशन वगैरह। ठीक है, ये डीसीएम का काम होगा, जो सेंट्रल ऑफिस पे हमारा नोडल डिपार्टमेंट है। इशू डिपार्टमेंट का जो नोडल डिपार्टमेंट है वो है डिपार्टमेंट ऑफ करेंसी मैनेजमेंट। उसका काम है सारे रीजनल ऑफिस से कोऑर्डिनेट करना और डिसाइड करना। अब इशू डिपार्टमेंट के पास क्या है, जो सेंट्रल रीजनल ऑफिस पे क्या काम करेंगे, तो पहला तो है रिसिप्ट एंड इशू ऑफ करेंसी, मतलब हम रिसीव करेंगे करेंसी। नोट कहाँ पे प्रिंट होता है, नहीं प्रिंटिंग प्रेस में होता है। कितने प्रिंटिंग प्रेस है हमारे, 4, कहाँ पे, देवास, नासिक, मैसूर, सालभोनी। मैसूर, सालवनी, देवास और नासिक। और कॉइन्स कहाँ पे मिंट होता है, हैदराबाद, नोएडा, कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई, जो वही 4 मिंट है वहाँ पे। मुंबई। और ये तो जो 2 प्रेस है वो 2 आरबीआई के हैं, बाकी 2 गवर्नमेंट के प्रेस है। तो वहाँ से हमें रिसीव होता है करेंसी प्रेस से। जैसे जो हमारा न्यू दिल्ली ऑफिस है ये नोएडा मिंट के साथ लिंक है, यानी नॉर्थ जोन में जो भी हमारे रीजनल ऑफिस है, अगर किसी को भी कॉइन्स की ज़रूरत है तो न्यू दिल्ली आरओ जो ये वाला डिपार्टमेंट है इन्हें अप्रोच करेगा, क्योंकि हम नोएडा से लिंक है, हम नोएडा मिंट के थ्रू उनको कॉइन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो वैसे ही जहाँ पे मिंट और प्रेस है वहाँ के रीजनल ऑफिस वहाँ से लिंक है और वो लोग फिर सप्लाई करेंगे। ये हो गया सेकेंड हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। हम ये प्रेस को देते हैं, प्रेस से जो हमारे पास आता है कॉइन्स और नोट, ये हम किसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, करेंसी चेस्ट। इसमें वर्ल्ड वाइड 3 अलग अलग मॉडल यूज होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, 3 अलग अलग मॉडल यूज होते हैं। एक तो होता है कि डायरेक्टली पब्लिक को दिया जाए। वर्ल्ड में कुछ कंट्रीज है जहाँ पे ऐसा है कि वहाँ की सेंट्रल बैंक नोट प्रिंट करके पब्लिक काउंटर्स खोले रखते हैं, तो डायरेक्ट पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कुछ कंट्रीज पे ये करते हैं कि पब्लिक के लिए बिल्कुल बंद है और सिर्फ वो आगे अपने बैंक्स को करेंसी टेस्ट को। इंडिया में जो है, इंडिया ने हाइब्रिड मॉडल यूज़ किया है जहाँ पे हम पब्लिक एज वेल एज बैंक्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्योंकि अभी 2000 का एक्सचेंज चल रहा है, इससे पब्लिक काउंटर्स बंद है, लेकिन इससे पहले पब्लिक काउंटर्स भी होते थे। ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन में रिजर्व बैंक क्या करता है, हमारे अंडर में करेंसी चेस्ट है। अब डायरेक्टली तो सारी बैंक्स को, इंडिविजुअल बैंक्स को नहीं देते क्योंकि उसके लिए काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, तो इसलिए हमने क्या किया है, करेंसी चेस्ट हमने बनाया है। करेंसी चेस्ट होता है, हमने जैसे एक्सिस बैंक को ले लिया, एक्सिस बैंक को बताया कि आप अपना एक करेंसी चेस्ट बनाएंगे जहाँ पे हम आपको नोट देंगे, आप इंटरनल आपकी ब्रांचेस को डिस्ट्रीब्यूट करिए। ठीक है, तो वो करेंसी चेस्ट में पैसा तो हमारा ही है, रिजर्व बैंक का ही पैसा है, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कंसर्न बैंक का है। तो वो हमारे ऑर्डर्स पे करेंसी चेस्ट वाले अपने ब्रांच को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और ब्रांच से फिर जाता है पब्लिक के पास। और सिमिलरली जो रिवर्स प्रोसेस है वो पब्लिक से ब्रांच, ब्रांच से करेंसी चेस्ट और करेंसी चेस्ट से फिर रिजर्व बैंक में आता है जो विड्रॉल है सॉइल करेंसी। ये जो हमारा डिटेल है स्ट्रक्चर ऑफ इशू डिपार्टमेंट, इसमें जैसे कि पहले हमने बताया कि कैश डिपार्टमेंट भी है और जनरल इशू डिपार्टमेंट है। कैश डिपार्टमेंट का क्या काम है, कैश डिपार्टमेंट में है वेरियस टाइप्स ऑफ वॉल्ट्स होते हैं हमारे। जैसे आप जो काम कर रहे हैं पहले से कैश में उन्हें पता होगा कि अलग अलग वॉल्ट है, फ्रेश नोट वॉल्ट है, कैश नोट वॉल्ट है, डे टू डे वॉल्ट है, इस तरह से वॉल्ट है। वॉल्ट में हम पैसा रखते हैं, अलग अलग वॉल्ट में अलग अलग तरीके का नोट रखा जाता है। ठीक है, वो हम आगे देखते हैं किस तरह से होता है। कैश जो भी करेंसी आता है, चाहे फ्रेश हो, चाहे सॉइल्ड हो, चाहे फटा हुआ हो, जो भी फिजिकल करेंसी होगा, जो भी फिजिकल नोट, फिजिकल सिक्का जो भी आएगा, सब कुछ कैश डिपार्टमेंट में आएगा। सिमिलरली जो इशू डिपार्टमेंट है,
इशू डिपार्टमेंट प्लानिंग करेगा कि कितना नोट आना है, कितना नोट जाना है, कौन सी करेंसी चेस्ट को हमने परमिशन दी है, कितनी करेंसी चेस्ट ओपन करनी है, कितनी क्लोज करनी है, और जो इसके करेंसी चेस्ट जो पैसा भेज रहा है उसको हम कितना बिल पेमेंट करेंगे वगैरह वगैरह हम सब इशू डिपार्टमेंट में करते हैं। ये है टाइप्स ऑफ बॉन्ड जो कैश में होता है। ठीक है, फर्स्ट है अपना फ्रेश नोट बॉन्ड होता है। तो नाम से ही पता है फ्रेश नोट बॉन्ड यानी जहाँ पे फ्रेश रखा होता है। तो जो भी हमारे पास फ्रेश से आता है वो सीधा सीधा हम यहाँ पे रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, और जो भी हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है करेंसी चेस्ट को जो भी देना वही फ्रेश नोट बॉन्ड से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पहले होता था कि फ्रेश नोट बॉन्ड में जो आएगा वो हम काउंट करेंगे, करेंसी चेस्ट में जो जाएगा उसको भी काउंट करवाएंगे। अभी रिसेंटली ये हुआ, इन्होंने सेट टू कंटेन बेसिस पे शुरू किया है। सेट टू कंटेन यानी अगर करेंसी फ्रेश से हमारे पास आता है कि 100 बॉक्स जो है इतने बंडल से कम होते नहीं है, उसे मान लिया जाता है और सेम चीज़ हम करेंसी चेस्ट में फॉरवर्ड करते हैं सेट टू कंटेन बेसिस पे। वरना पहले था जब एविडेंस जाती थी तब साथ में एक असिस्टेंट जाएगा, होता जाते थे वगैरह, क्योंकि करेंसी चेस्ट में फिर काउंटिंग होती थी वहाँ पे 15-20 दिन, 1 महीना, कभी कभी 2 महीने भी लगते थे वहाँ की काउंटिंग के लिए। अभी हमारा ये हो गया सेट टू कंटेन बेसिस पे, यानी जो हमने भेजा है वो आपको मानना है। डिस्क्रिपेंसी कुछ होती है तो आप हमें बताइए, वो हम उसको टेकअप करते हैं। सेकेंड है अपना डे टू डे वर्क। तो डे टू डे यानी जो नॉर्मल हमारा फंक्शनिंग है, रोज का जो काम है। हाँ हाँ हाँ, जनरली तो वैसे कोई डिस्क्रिपेंसी आती है, अगर आती है तो हमने करेंसी चेस्ट में मैंडेट है कि सीसीटीवी कैमरा के अंदर नहीं होगा, 100% सीसीटीवी कैमरा की कवरेज नहीं होता है सारा काम, तो वो हम सीसीटीवी रिकॉर्डिंग चेक करते हैं। अगर वहाँ से कोई शॉर्टेज वगैरह आता है जैसे फ्रेश नोट बॉन्ड, फ्रेश डे टू डे बॉन्ड। डे टू डे यानी जो रोज का जो काम है, डे टू डे में हम क्या करते हैं, जैसे काउंटर्स में नोट देना है, जैसे 2000 का एक्सचेंज कर रहा है तो उसके बदले में हम कुछ नोट दे रहे होंगे, 500 का दे रहे होंगे, 10 का, 20 का, जो भी नोट दे रहे होंगे, तो वो नोट हम रोज फ्रेश नोट बॉन्ड नहीं खोलेंगे, हम डे टू डे में एक स्टॉक रखेंगे। मेरे पास इतना, जैसे फ्रेश नोट बॉन्ड में अगर 100 करोड़ है तो 1 करोड़ मैं डे टू डे में लेके रखूँगा ताकि फ्रेश नोट बॉन्ड को डेली नहीं खोलना पड़े। ठीक है, जैसे आपका मान लीजिए बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट में पैसा है तो आप वॉलेट में कुछ रखते हैं ताकि रोज का काम वॉलेट से चल जाए। ठीक है, वॉलेट से खत्म हो जाएगा तो एटीएम से विड्रॉ कर लेंगे। सेम डे टू डे में जो रोज का काम है वो डे टू डे वॉलेट से करता है। नेक्स्ट है हमारा चेस्ट नोट वॉलेट। चेस्ट नोट वॉलेट का जो फंक्शन है वो है जो भी हमारे पास सॉइल नोट आता है, सॉइल में यानी जो खराब नोट है, गंदा नोट है, जिसे हमें डिस्ट्रॉय करना है, सॉइल नोट जो भी हमारे पास आता है वो हम चेस्ट नोट वॉलेट पर रखते हैं। ठीक है, सॉइल नोट का फर्दर होता है डिस्ट्रक्शन। इसमें भी अलग अलग 2 मॉडल्स हैं तो हम देखते हैं आगे। तो चेस्ट नोट वॉलेट में क्या होता है, इशू डिपार्टमेंट प्लानिंग करता है कि कौन सी करेंसी चेस्ट में कितना बैलेंस बचा हुआ है। हर एक करेंसी चेस्ट की एक लिमिट होती है, 500 करोड़, 600 करोड़, तो हम यहाँ से मॉनिटर करते हैं ईगो में कि किसका बैलेंस ब्रीच हो रहा है, किसके पास कितना नोट रखा हुआ है। तो उसके अकॉर्डिंग हम प्लानिंग करके करेंसी चेस्ट से रेमिटेंस मंगवाते हैं, हम उन्हें फ़ोन करते हैं, मेल करते हैं कि आपका जो सॉइल नोट है वो हमें भिजवाइए। तो इस तरह से हम करेंसी चेस्ट से सॉइल नोट उठा के हमारे चेस्ट नोट वॉलेट में रखते हैं, उसका फर्दर प्रोसेस करता है। हाँ, सीक्रेट में रियल टाइम रिफ्लेक्ट करता है। कैश नोट वॉलेट अभी एक्चुअली करेंसी चेस्ट से हमने सारा काम, कैश नोट वॉलेट है वैसे ही कॉइन वॉलेट है, तो कैश नोट में नोट रखे जाते हैं, यहाँ पे कॉइन रखे जाते हैं। तो जब भी सिमिलरली हमारा एक कॉइन वॉलेट दिल्ली में है इस रीजनल ऑफिस में, एक कॉइन वॉलेट हमारा नोएडा में है, क्योंकि नोएडा से लिंक है ये वाला ऑफिस, तो इसलिए नोएडा जो भी मिंट करता है, जो हमारा मिंट है नोएडा मिंट, वो जहाँ पे भी जो भी कॉइन प्रोड्यूस करता है तो वहाँ पे भी हमारा एक कॉइन वॉलेट है, वो बैलेंस भी हमारे अंडर में ही आता है। तो अलग अलग डिनोमिनेशन, अलग अलग डिज़ाइन के नोट कॉइन वहाँ पे रखे हुए हैं, तो एज पर हमारे जो ऑर्डर्स हैं सेंट्रल ऑफिस के वो हम परमिट करते हैं कॉइन्स। इसके बाद है बॉक्स बैलेंस और सीसीडीएस। ठीक है, अब जो एक्सचेंज हो रहा है, डेली का जो एक्सचेंज हो रहा है, जो काउंटर्स पे लेना है, जैसे आज मान लीजिए
सुबह हमें काउंटर्स पे कुछ नोट देना पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक आएगी 2000 का नोट एक्सचेंज करने के लिए, तो हमें उसके बदले काउंटर्स को कुछ देना पड़ेगा ताकि वो पब्लिक को देंगे। वो वाला देता है बॉक्स बैलेंस, ठीक है। बॉक्स बैलेंस इज एन एक्सटेंडेड आर्म ऑफ डीडी वॉल्ट, यानी बार बार वॉल्ट को नहीं सकता, एक बॉक्स में हमने लिख लिया तो वो डीडी वॉल्ट की तरह ही काम करता है, जैसे एन एक्सटेंडेड आर्म। तो वो बॉक्स बैलेंस से नोट लेकर हम पब्लिक को एक्सचेंज करवाते हैं, काउंटर्स पे देते हैं। और सिमिलरली जो है कि CCS जो लास्ट है, कंसोलिडेशन कम वेरिफिकेशन सेक्शन, इसमें क्या होता है, जैसे आपका जो भी नोट दिन भर में आपके पास आया काउंटर्स पे, उसको काउंटर्स पे सेग्रीगेट कर लिया जाता है, सॉइल्ड और रीइश्यू, यानी जो अच्छा नोट है जो वापस रीइश्यू करना है, और जो खराब नोट है जिसे डिस्ट्रॉय करना है। तो ये सारा जो कंसोलिडेशन वगैरह जो भी होता है, ये सारा CCS जो लास्ट वाला है वो एक वॉल्ट है, वहाँ पे होता है। कंसोलिडेशन होगा, सॉइल नोट जो होगा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और जो रीइश्यू होगा, जो अच्छा नोट है वो वापस से डे टू डे वॉलेट, यानी मान लीजिए आपने वॉलेट में सुबह कुछ पैसे रखे, जो खर्चा करना था कर लिया, जो बच गए वो वापस वॉलेट में आ गए, सेम डीडी वॉलेट के साथ, डे टू डे वॉलेट के साथ। सुबह आपने बॉक्स बैलेंस को दिया और जो पैसा बच गया वो शाम को वापस से आपके बैलेंस में आ जाएगा। और जो इशू डिपार्टमेंट है, इशू डिपार्टमेंट में वेरियस सेक्शन हमें डिवाइड करते हैं। इशू डिपार्टमेंट में नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए जैसे रिसोर्स सेक्शन हमारा स्लाइड है, रिसोर्स का काम मेजरली होता है ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ करेंसी चेस्ट, ठीक है। दूसरा है प्रोग्रामिंग ऑफ रेमिटेंसेस, कितना रेमिटेंस आना है, कितना जाना है, कहाँ से आना है, कहाँ को जाना है, वो सारा रिसोर्स सेक्शन वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन है, ठीक है। ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शन खुद देनी है या इंस्पेक्शन वगैरह जो करेंसी चेस्ट के करवाना होता है। तो न्यू दिल्ली ऑफिस में इंस्पेक्शन के लिए करेंसी सेंटर बनाया है, तो ये मेजरली काम होता है रिसोर्स सेक्शन के लिए, ठीक है। रिसोर्स के अंडर में भी काफ़ी सारे काम है, जैसे एसी बंद करना शुरू करना है क्या क्या सेकंड का अपना रेमिटेंस सेक्शन होता है। रेमिटेंस सेक्शन का काम ये होता है कि जो भी रेमिटेंस आती है, तो ऐसा नहीं है कि हमने फ़ोन कर दिया तो ट्रक में नोट भर के भेज दिया, हमें पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, स्टेट एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, सबको इन्फॉर्म करना पड़ता है। जैसे आपने देखा होगा, मूवीज में भी देखा होगा, जब भी कोई ऐसा लेकर जाता है जहाँ पे चोरी वगैरह, पुलिस की गाड़ी आगे पीछे चलती है, वो सब चलता है ना, तो वो सब हमें कोऑर्डिनेट करना है पुलिस के साथ भी, स्टेट पुलिस के साथ भी करना पड़ता है, और अगर कहीं इंटर स्टेट हम जा रहे हैं तो वहाँ की स्टेट की पुलिस के साथ भी कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। प्लस जो ये ट्रक्स जो सामान भरते हैं, जो पैसा हम भरते हैं, तो ऐसा नहीं है कि किसी भी मजदूर से हमने बनवा लिया, उसके लिए भी हमें कॉन्फिडेंशियल रहना है, तो उसके लिए भी हमारी एजेंसी है जिसके लिए हम टेंडर वगैरह निकालते हैं। जो हमारी एजेंसी है जिसका हमने टेंडर दिया है, शिफ्टिंग का, ट्रांसपोर्टेशन का, मजदूर का जो टेंडर दिया है, उसके लिए हम रेमिटेंस सेक्शन कोऑर्डिनेट करता है। तो इसमें क्या होता है, जो शिफ्टिंग मतलब जो रेमिटेंस आती है, उसमें पहले तो हमें पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करना होता है, डिपेंड करता है कि एक ट्रक में कितना वैल्यू है रेमिटेंस का, कितना पैसा आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमने पहले से गाइडलाइन सेट की कि अगर इतना पैसा है इतनी पुलिस चाहिए, इतना पैसा इतनी पुलिस चाहिए, तो इस तरह से नंबर ऑफ ट्रक्स डिसाइड होते हैं। सिस्टम में जो भी हमारे अकाउंट्स रिफ्लेक्ट होंगे, कहाँ से डेबिट होगा, कहाँ से क्रेडिट होगा, उससे रिलेटेड जो भी एंट्रीज वगैरह है, जो भी सिस्टम है, जो भी रूल्स रेगुलेशंस है, वो सब कुछ अकाउंट सेक्शन करेगा। पहले आईकॉम्स था, अभी इकोबेर आ गया, जो नया सिस्टम है हमारा सीवाएम इकोबेर, ये भी हमारा नया सिस्टम है जहाँ पे हम करेंसी चेस्ट वाले भी एंट्री करते हैं साइमल्टेनियसली। तो जैसे क्या होता है, फॉर एग्जांपल एक करेंसी चेस्ट ने आज मॉर्निंग में अपनी 10 ब्रांचेस को पैसा भेजा, मतलब करेंसी चेस्ट से पैसा निकला, तो उन्होंने मॉर्निंग में एंट्री कर दी, ठीक है। सिमिलरली शाम को करेंसी ब्रांचेस से पैसा आके करेंसी चेस्ट में एडिशन हुआ, उन्होंने उसकी एंट्री कर दी। तो ये सारा प्रोसेस अकाउंट सेक्शन में रिफ्लेक्ट होगा, इकोबेर सीवाएम में रिफ्लेक्ट होगा। करेंसी चेस्ट में हमने जैसे आपको पता है ब्रांचेस का जो पब्लिक वाला टाइमिंग है वो 3 साढ़े 3 तक होता है। चेस्ट ने इन टर्न ब्रांचेस को टाइमिंग दिया होता है कि आप
4:30-5 बजे तक अपनी एंट्रीज कंप्लीट कर लो। ब्रांच एंट्रीज कंप्लीट करती है, हमने करेंसी चेस्ट को बोला हुआ है कि आप 7 बजे तक अपनी एंट्रीज कंप्लीट कर लो, ठीक है। 7 बजे तक करेंसी चेस्ट अपनी एंट्रीज कंप्लीट करती है। सेंट्रल ऑफिस ने हमें बोला हुआ है कि आप 7:30-8 बजे तक अपनी एंट्रीज कंप्लीट कर लो। इस तरह से सारा प्रोसेस होगा। जब सारे रीजनल ऑफिस अपनी एंट्रीज खत्म करेंगे, यहाँ से अकाउंट क्लोज करेंगे, तब सेंट्रल ऑफिस अपना अकाउंट क्लोज करेगा। वो रात को 9-10 बजे तक क्लोज होगा, 11 से 12 बजे तक फिर बैकअप वगैरह जो चलेगा। तो इस तरह से डेली का काम होता है, ठीक है। अगर कोई ब्रांच नहीं अपडेट कर पाता, हाँ, अगर कोई ब्रांच अपडेट नहीं करता है तो उसके लिए फिर पेनल्टी का क्लॉज है। जैसे किसी करेंसी चेस्ट ने अपडेट नहीं किया, उसने 7 बजे तक एंट्री नहीं की है, तो वो सिस्टम में शो होगा। अगले दिन मॉर्निंग में पता चल जाएगा किसने एंट्री नहीं की है। सिस्टम में ऑटोमेटिक उस पर पेनल्टी लेवी करने का क्लॉज है। अगर नेट डिपॉजिट है या नेट विड्रॉल है, मतलब पैसा तो करेंसी चेस्ट में आरबीआई का ही है, तो वो आरबीआई का पैसा यूज़ कर रहा है या फिर सिर्फ गलती की वजह से सिर्फ एक्स्ट्रा पैसा उसने लगा है लेकिन हो नहीं रहा है, तो उसकी बेसिस पे 50,000 पेनल्टी है या फिर बैंक रेट प्लस 2% पेनल्टी, ठीक है। इसके अलग अलग क्लॉजेज हैं। जी सर, लॉन्ग रिपोर्टिंग करते हैं तभी 50,000 भी ट्रैक करने के लिए। डिसिप्लिन इंस्टिल करने के लिए हमने ट्रैक पेनल्टी का रखा है। इसके अलावा अगर ट्रैक विड्रॉल रहता है तो बैंक रेट प्लस 2% लगाते हैं। सिमिलरली जो नेक्स्ट एक रिकॉर्ड सेक्शन होता है अकाउंट्स के अलग रिकॉर्ड्स में क्या होता है कि एक तो मेजर नाम से ही पता है, रिकॉर्ड मेंटेनेंस वगैरह फाइलिंग वगैरह वो तो है ही। साथ में उसके अलावा जो ये एएमसी देखते हैं, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स देखते हैं हम, ठीक है, जो भी कैश में यूज होने वाली आइटम्स हैं। अब ऐसा नहीं है कि जो जनरल आगे का काम है जहाँ पे पेन पेपर पेंसिल चाहिए, वही सेम चीज़ कैश में उसके अलावा काफ़ी चीज़ें लगती हैं। कैश में ट्रॉली लगती है, बक्से लगते हैं, मास्क यूज़ करना पड़ता है, कहीं सैनिटाइजर है, ग्लव्स है, ठीक है, गार्बेज बैग्स होती है, ट्रांसपेरेंट गार्बेज बैग्स, फिर ग्रिल गेट्स होते हैं कैश में, उसका मेंटेनेंस होता है, एयर प्योरीफायर्स है उसका मेंटेनेंस होता है। तो कई सारी चीज़ें हैं जो स्पेसिफिक कैश के पर्पज से होती है, उसका जो भी मेंटेनेंस है, उसका जो भी इन्वेंट्री वगैरह है वो रिकॉर्ड सेक्शन मैनेजमेंट करता है। आगे सबसे इम्पोर्टेंट ये नोट डिस्ट्रॉय कैसे होता है। तो यहाँ पे किसी को शायद थोड़ा सा आइडिया होगा नोट हम कैसे डिस्ट्रॉय करते हैं। CVPS मशीन से। CVPS में आप SBS जो पुराने लोग हैं उनको पता होगा पहले क्या होता था। पहले कैसे करते थे हम? वो जलाते थे सर, जलाते थे पहले इंसिनरेटर यूज होता था जहाँ पे नोट को जलाया जाता था। जी। फिर धीरे धीरे ये सब शुरू हुआ, पॉल्यूशन, एनवायरनमेंट, तो ये सब बंद हुआ और फिर हमने एक नया सिस्टम शुरू किया CVPS का, SBS का। तो यहाँ पे क्या होता है, नोट्स ब्रिकेट्स में कन्वर्ट करता है। ब्रिकेट्स यानी क्यूब होता है, स्क्वायर होता है, उसमें ब्रिकेट्स बन जाते हैं। ब्रिक्स जो मतलब ईंट होती है, हाँ, गोल हो स्क्वायर हो, तो इस तरह से हम इसको बनाते हैं। CVPS में और SBS में क्या डिफरेंस है? हमने दो सिस्टम क्यों बनाए, एक ही क्यों नहीं बनाया? बड़े नोटों के लिए CVPS है, बड़े नोट कितना बड़ा, मतलब कितना बड़ा? मतलब 200, 500, 100 रुपये तक है। 2 से नीचे इसमें दो मॉडल होते हैं। जैसे CVPS में क्या होता है, CVPS में हमारे पास मशीन्स हैं, ठीक है, अलग अलग रीजनल ऑफिस के पास इंडिया में मेजरली 2 या 3 कंपनीज हैं। जैसे GND कंपनी है, तोशिबा है, और पहले डेलारो कंपनी भी थी, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग हम टेंडर्स निकालते हैं CVPS मशीन से। एक मशीन करीब 50-60 करोड़ की होती है। तो न्यू दिल्ली आरो में अभी हमारे पास 3 मशीन है। 3 मशीन में जो प्रोसेसिंग स्पीड होती है उनकी, मशीन में जो मेन, मतलब पहले डिफरेंस बता देता हूँ। मेन डिफरेंस, CVPS का काम ये होता है 100 एंड अबव, 100, 200, 500, 2000 जो नोट है उसको प्रोसेस करना। मशीन में क्या होता है, एक एक नोट मशीन चेक करता है। वहाँ मशीन में सेंसर्स लगे हैं, फोटो डिटेक्टर्स लगे हैं, M सेंसर्स, PPT सेंसर्स से 10-11 अलग अलग सेंसर्स लगे होते हैं। तो वो अलग अलग सेंसर से नोट पास होता है, वहाँ पे डिटेक्ट करता है। वो सेंसर चेक करता है सिक्योरिटी फीचर्स। तब आगे देखेंगे नोट में सिक्योरिटी फीचर्स जो अपने 15-17 फीचर्स है, तो हर एक फीचर के लिए एक सेंसर है, वो सेंसर चेक करता है मशीन में।
हर एक नोट का, ठीक है। अगर सारे सेंसर ठीक है तो उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। अगर कहीं पे भी मिसिंग है तो वो मशीन उसको रिजेक्ट कर देता है। जो रिजेक्ट नोट होगा वो वहाँ की टीम फिजिकली चेक करेगी कि ये नोट सॉइल्ड मतलब क्या पोज नहीं है, म्यूटिलेटेड नहीं है, कटा फटा नहीं है, ठीक है। CVPS का सेंट्रलाइज्ड वेरिफिकेशन एंड प्रोसेसिंग सिस्टम है। मेन काम ये होता है CVPS का। उसमें ये भी पता चलता है सर 17 में से कौन से पार्ट है, कौन सा फीचर मिसिंग है, हाँ पता चलता है। जो जैसे GND है दिल्ली में, तो अगर आप शाम को रिपोर्ट जनरेट करते हैं CVPS में, सेम ही है, मतलब जैसे कंप्यूटर है वैसे उसमें कंप्यूटर अटैच होगा हर एक मशीन पे, एक सेंट्रलाइज सर्वर भी है। वहाँ से आप रिपोर्ट जनरेट करोगे, उसमें आएगा कि सुबह से लेकर शाम तक आपने कितने नोट प्रोसेस किए, कितने रिजेक्ट हुए, क्यों रिजेक्ट हुए, क्या रीज़न था, वो सब कुछ आता है उसमें। और डेली बेसिस पे ये रिपोर्ट जो होती है सुबह से शाम तक GM को पुटअप होती है, ठीक है। डिस्ट्रक्शन का जो काम है ये CVPS में होता है। जैसे मैं था CVPS में 6 महीने का टेन्योर होता है CVPS में, जो भी ऑफिसर से अंदर 6 महीने का होता है, 6 महीने के लिए काम है। वहाँ पे यही सिस्टम है, ये 3 मशीन है, तीनों पे सारे नोट प्रोसेस करेंगे। बैंक रिप्रेजेंटेटिव के सामने ये काम होगा। CCTV की रिकॉर्डिंग तो रहती है, साथ में हम बैंक वालों को भी बुलाते हैं कि आपकी, ताकि आप सामने बैठ के देखिए जो भी डिस्क्रिपेंसी निकलती है, जो भी फोर नोट निकलता है, मुझे तो बैंक वाले को बोलते हैं आप देखिए, आप चेक कीजिए और साइन कर दीजिए, ठीक है। हाँ, बैंक वाला नेक्स्ट CVPS के बाद एक जो नेक्स्ट है वो SBS है, श्रेडिंग एंड ब्रिकेटिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है, जो भी हमारे लोअर डिनोमिनेशन नोट्स हैं 10, 20, 50, इसके लिए हम इसको श्रेड करते हैं। तो 10, 20, 50 ऐसे डायरेक्टली तो श्रेड करेंगे नहीं बिना काउंट किए, तो उसके लिए सबसे पहले हम करते हैं DWM, एक डायनामिक वर्किंग मॉडल होता है DWM, जहाँ पे हम सैंपल चेक करते हैं। क्योंकि अगर आप 10, 20, 50 का एक एक नोट चेक करेंगे तो वो मैन पावर के लिए भी मुश्किल है, प्लस जो कॉस्ट कंस्ट्रेंट है वो भी आता है, इसलिए हम उसका सैंपल चेक करते हैं, ठीक है। तो सेंट्रल ऑफिस की गाइडलाइंस है कि 10 का इतना %, 20 का इतना, 50 का इतना, जैसे 2.5, 5 और 7.5% है। तो इतना परसेंटेज ऑफ नोट्स सैंपल निकालते हैं। रेमिटेंस में से सैंपल निकाल, जैसे 100 बंडल का रेमिटेंस आया तो 10 का अगर जैसे 50 के 5 बंडल निकाले, उन 5 बंडल को हम CVPS में रन करके देखेंगे। 50 के 5 बंडल CVPS में रन किए, उसमें अगर कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं है, अगर सब कुछ ठीक है तो पूरा लॉट डिस्ट्रॉय कर देंगे श्रेडिंग एंड ब्रिकेटिंग सिस्टम में। अगर डिस्क्रिपेंसी मिलती है तो पूरा लॉट फिर CVPS में रन करेंगे। तो श्रेडिंग एंड ब्रिकेटिंग सिस्टम में भी जो दिल्ली में है, हमारे पास एक कस्टर्स कंपनी है, तो कस्टर्स की मशीन है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि 750 kg ऑफ बैंक नोट्स अबाउट 9 लाख पीसेस, हम 700-800 बंडल एक बारी में डालते हैं उसको, और वो श्रेड होकर वो भी सेम है, ब्रिकेट्स में ही कन्वर्ट होता है। सर डिस्क्रिपेंसी बिल्कुल जीरो होनी चाहिए, फिर ही नहीं, वो tolerance limit है, में जाना चाहेगा। 0.04% की टॉलरेंस लिमिट है 10, 20, 50 के लिए, और 0.02% की टॉलरेंस लिमिट है 100 के लिए। वो सैंपल पे लिमिट है, मतलब हाँ, कि overall। सैंपल के लिए। मान लो सैंपल में जैसे 10,000 50 पीस है, अगर 5 बंडल है, हाँ, तो सैंपल का 0 अगर 10 बंडल चले तो 2 नोट से ज़्यादा उस पर डिस्क्रिपेंसी नहीं होनी चाहिए। हाँ, 100 का सर अभी स्पेशल वर्जन में शुरू किया है, सेंट्रल ऑफिस ने अप्रूव किया कि 100 का लोगों कभी DWM किया जाए, नहीं डायरेक्टली उसको 20%, हाँ 20% सैंपलिंग करके उसको स्टडी किया जाए। सर अगर CVPS है तो SBA की जरूरत क्या है? हाँ सर, अगर CVPS है तो SBA की जरूरत क्या है? CVPS है तो SBS की जरूरत ही क्या है? CVPS में सर क्या होता है ना कि जो जैसे 100, 200, 500 हमारा नोट वॉल्यूम भी ज़्यादा है। अगर आप आगे की बैलेंस शीट देखेंगे 100, 200, 500 का वॉल्यूम ज़्यादा रहेगा, वैल्यू भी ज़्यादा रहेगी। और सिमिलरली 10, 20, 50 का वॉल्यूम भी कम रहेगा, वैल्यू भी कम रहेगा। तो 10, 20, 50 को हम CVPS में चलाएंगे तो वो हमारा भी टाइम वेस्ट होगा, रिसोर्स भी वेस्ट होंगे। तो इसलिए सिर्फ सैंपल चलाते हैं, सैंपल चला ले, सैंपल ठीक है तो फिर उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे पूरा। और ऐसे भी हम मेजरली देखोगे, कोई भी रिपोर्ट देखोगे, हमारी एनुअल रिपोर्ट देखोगे या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट देखोगे, जो नंबर ऑफ फोर नोट मिलते हैं तो मेजरली अपना 500 में मिलेंगे फोर नोट, उसके बाद 200, उसके बाद 10, 20, 50 में रेयरली कभी फोर नोट मिलेगा, क्योंकि जो बनाते हैं उनको भी पता है इतनी मेहनत 10 में करो, 500 का नोट मिल जाएगा।
इंडिया में 38 है सर, सारे गाँवों में एक है, कहीं कहीं पे 2 भी है, जैसे चंडीगढ़ में एक है, अभी दिल्ली में एक है। अभी नया टेंडरिंग शुरू हो रहा है जहाँ पे हम पुरानी मशीन्स को रिप्लेस कर रहे हैं। CUPS की भी नई मशीन्स नया टेंडर इशू कर रहे हैं, पुरानी मशीन बाय बैक करके नई मशीन परचेज कर रहे हैं, क्योंकि ये वाली मशीन हो रही है 10-12 साल पुरानी हो चुकी है, ऑल इंडिया। ये सारा टेंडरिंग का जो CUPS का टेंडर होता है वो सेंट्रल ऑफिस लेवल पे ही होता है। रीजनल ऑफिस पे जो इनका AMC का जो पेमेंट होता है वो हम करते हैं। ठीक है, ये म्यूटिलेटेड नोट का हो गया। म्यूटिलेटेड नोट पता है सबको क्या होता है? जी सर। अलग अलग टाइप के नोट होते हैं ना, सॉइल नोट अलग होता है, ओल्ड नोट अलग होता है, म्यूटिलेटेड नोट अलग होता है। म्यूटिलेटेड नोट क्या होता है? जहाँ पे 2 से पीसेस हो, ज़्यादा टुकड़े। 2 से ज़्यादा टुकड़े हो, उसे म्यूटिलेटेड नोट कहते हैं। मोर देन 2 पीसेस, तो 2 पीस होगा उसको सॉइल नोट ही बोलते हैं। जी। जहाँ पे 2 से ज़्यादा होगा उसको म्यूटिलेटेड कहते हैं। तो उसमें अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर 50 से कम का है तो सिर्फ रिजेक्ट होगा या फुल वैल्यू मिलती है, और 100, 200, 500 वाला है तो फुल वैल्यू, हाफ वैल्यू रिजेक्ट होता है। ठीक है, तो म्यूटिलेटेड नोट में जो भी हम काम करते हैं, जो भी वैल्यूज देते हैं, वो नोट रिफंड रूल्स के तहत देते हैं। वहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है कि कितना % एरिया होना चाहिए नोट का, उसकी कितनी वैल्यू दी जाएगी। ठीक है, तो ये काम भी इशू डिपार्टमेंट करता है। इसका जो मेजर काम है वो क्लेम सेक्शन करता है। जो भी अभी हमारे पास म्यूटिलेटेड नोट आते हैं, जो भी ब्रांचेस से आते हैं, बैंक से आते हैं, पब्लिक से आते हैं, तो हमारे क्लेम्स वॉइड है। वॉइड में ये सारा नोट जाता है, म्यूटिलेटेड नोट से हम ब्रांच से बोला कि मेरे पास इतना म्यूटिलेटेड नोट रखा है, हमने मंगवा लिया, वो म्यूटिलेटेड नोट क्लेम्स वॉइड में जाएगा। वहाँ के जो मैनेजर्स हैं, वहाँ के ऑफिशियल्स हैं, तो ब्रांच ने एडजुडिकेट किया होगा, यानी ब्रांच ने स्टैम्प लगाया होगा कि फुल वैल्यू है, हाफ वैल्यू, हम उसको क्रॉस चेक करेंगे कि ब्रांच ने सही किया या नहीं। सिमिलरली जो भी पब्लिक के पास होते हैं, जो ब्रांच में एक्सचेंज नहीं होता, वो हम इशू डिपार्टमेंट में क्लेम सेक्शन जो है वो करते हैं, उसको एडजुडिकेट करते हैं। ठीक है, ये म्यूटिलेटेड नोट का हो गया। इसका जो नोट रिफंड रूल्स का एक अलग से पूरा सेशन होता है, जहाँ पे हमारे पास एक स्पेशल स्केल भी है, आपने देखा होगा, नहीं देखा तो इशू डिपार्टमेंट में आइएगा। एक प्लास्टिक का स्केल होता है, ट्रांसपेरेंट स्केल होता है, Education scale। नोट्स की साइज मेजर करने के लिए, जहाँ पे नंबर ऑफ स्क्वायर्स काउंट करके हम डिसाइड करते हैं कि नोट का कितना वैल्यू मिलना है, हाफ वैल्यू मिलना है या फुल वैल्यू मिलना है, या उसको रिजेक्ट करना है। नेक्स्ट है काउंटरफिट नोट। काउंटरफिट यानी जो फोर्ज नोट होते हैं, फोर्ज नोट के लिए अलग अलग रिपोर्टिंग सिस्टम है हमारे पास। जो भी फोर्ज नोट है, जैसे आपको पता है ब्रांचेस को हमने बोला हुआ है कि अगर 4 से ज़्यादा फोर्ज नोट एक ट्रांजेक्शन में आता है तो आपको सेम टाइम पे FIR करना है, और बाकी के लिए आपको मंथ एंड पे FIR करना है। ठीक है, ये फोर्ज नोट का है। जो भी फोर्ज नोट आएंगे उसका हम डेटा कंपाइल करते हैं, एल्बम भी बनाते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास क्लेम्स वर्ड में एक एल्बम भी रखा है फोर्ज नोट का, वो हम क्यों रखते हैं ताकि पता चले कि अभी किस टाइप की फोर्जरी हो रही है, लोग क्या नया सोच रहे हैं, किस टाइप से फोर्ज कर रहे हैं, और ये हम डेटा सेंट्रल ऑफिस भी भेजते हैं, ताकि अगली बार जब डिज़ाइन में चेंज हो, सिक्योरिटी फीचर्स में चेंज हो, तो हम इस चीज़ को हटा सकेंगे, इस टाइप से फोर्जरी ना हो पाए। ठीक है, ये हो गया अपना फोर्ज नोट का। इसमें प्रिजर्वेशन पीरियड 3 साल तक प्रिजर्व करके रखते हैं। अगर कोर्ट केस चल रहा है तो कोर्ट केस खत्म होने के बाद 3 साल तक प्रिजर्व करते हैं, फिर उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। इसकी रिपोर्टिंग होती है, FRU IND है, एजेंसीज हमारी, ठीक है, CPR वगैरह फाइल करना होता है, तो हम भी करते हैं, ब्रांचेस भी करते हैं। 4 से ज़्यादा, 4 तक कोई FIR नहीं होगा। वो मंथली होता है, 4 से ज़्यादा जो अप टू 4 नोट्स अगर आते हैं, अलग अलग ट्रांजेक्शन्स में आते हैं, तो मंथली करना होता है, पुलिस को रिपोर्ट करना होता है। अगर एक ही ट्रांजेक्शन में 4 से ज़्यादा आते हैं तो इमीडिएट FIR होता है। वो सेम चीज़ यहाँ पे भी है, अगर हम भी काउंटर पे नोट आते हैं, काउंटर पे 4 से ज़्यादा है, तो सेम पे हमें भी FIR करने के लिए जाना पड़ेगा। काउंटर फिटिंग रोकने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? हमारे पास सॉर्टिंग मशीन यूज होती है, नोट सॉर्टिंग मशीन, जहाँ पे नोट सॉर्ट होते हैं, मतलब सही नोट है, फिट है, इशू है, सॉइल है, अलग अलग टाइप की मशीन होती है, अलग अलग फंक्शन होते हैं उसमें। ठीक है, वैसे ही हमने सारी बैंक से बोला है कि एक 4 नोट सेल बनाइए। जैसे हम सारी ब्रांचेस से तो अलग अलग डील नहीं कर सकते, एक 4 नोट सेल है,
जैसे पीएनबी का फोन नोट सेल वाकाम है, वैसे हर एक हेड ऑफिस का एक फोन नोट सेल है, वो अपने रिस्पेक्टिव बैंक से डेटा कलेक्ट करेगा। जैसे अभी रिसेंटली मैंने जो इंस्पेक्शन किया वो फोन नोट सेल पीएनबी का किया था, तो वो ऑल ओवर इंडिया की सारी ब्रांचेस का डेटा कलेक्ट करता है। तो वहाँ पे हमने एनालाइज किया कि सारी ब्रांच में मैक्सिमम कौन से एरिया से आ रहा है, कौन सी ब्रांच से आ रहा है, फिर उस ब्रांच का इंस्पेक्शन किया, उस ब्रांच के कौन से कस्टमर के पास से मैक्सिमम फोर्स नोट आ रहा है। तो इस तरह से एफएमवी सेल है जो फोर्स नोट सेल है, फोर्स नोट विजिलेंस है, ये करता है। ठीक है, बाकी जो हम बैंक के स्टाफ के ट्रेनिंग वगैरह रेगुलर बेसिस पे कंडक्ट करवाते हैं। सिक्योरिटी फीचर्स मेजर तो सिक्योरिटी में सारे सबको पता ही है। सबसे कॉमन जो वाटरमार्क है महात्मा गांधी वाला, ठीक है। उसके अलावा चूंकि आप रिजर्व बैंक एम्प्लॉइज है तो आपको आम पब्लिक से ज़्यादा ही पता होना चाहिए कि वाटरमार्क और थ्रेड तो आजकल सब्जी वाला भी देख लेता है ना। उसके अलावा क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं जो आप देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जिसने काम किया होगा कैश में या सीबीपीएस में उसको पता होगा, अगर जो हमारा करेंसी नोट है नया फीचर वाला है ये, इसमें अगर ऑयल लग जाता है तो वाटरमार्क चला जाएगा आपका। फॉर एग्जांपल अगर जो ग्रोसरी स्टोर से किराने की दुकान है वहाँ से जो भी नोट आपके पास आएंगे अगर वो ऑयल लगा हुआ है उस पर तो आपको वाटरमार्क नहीं दिखेगा, तो आप उसको स्ट्रेट अवे फोर्ज नहीं कर सकते, आपको दूसरे फीचर्स भी देखना है। ठीक है, जैसे 2000 का तो नोट अभी लीगल टेंडर है, जो भी सर्कुलेशन में 5 मिनट से देखते हैं। आप अपने पास अगर वॉलेट में नोट्स है तो उसमें भी देख सकते हैं। सर ये जो नोट होते हैं हाँ। ये सिंगल पेपर के बने होते हैं या दो चिपकाए हुए? नहीं, दो चिपकाए हुए नहीं होते, सिंगल पेपर है। इसमें दो चिपकाए हुए होते हैं तो हमारे पास एक लैंप होता है, लैंप का यूवी लैंप भी होता है, दो टाइप की लैंप होते हैं इसमें